You're listening to the Quince podcast. ये जो यूपी है ना, यहाँ पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान हुआ है। आज 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। कई जगहों से ईवीएम में खराबी की सूचना मिली। आज के एपिसोड में वोटिंग परसेंटेज को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री की सहारनपुर में हुई रैली पर भी बात करेंगे और पूछेंगे क्या उनकी रैली का पहले चरण के चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है? जो हो रहा है उसका मतलब क्या है? यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में ये जो यूपी है ना। तो आज काफी लंबा दिन रहा है। कई तरह की रंग बिरंगी खबरें देखने और सुनने को मिली। पहली, जयंत चौधरी जो बिजनौर में प्रचार कर रहे थे, इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे थे। तो वहीं सीतापुर में प्रचार कर रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी आलोचना की और कहा कि वंशवादी अहंकार को दर्शाता है। ऐसे लोगों को जवाब लोकतंत्र की ताकत देती है। लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि अब वो अपना वोट डालेंगे। फिर ऐसी कई खबरें आई जहां दुल्हा शादी से पहले वोट डालने गया, तो कहीं दुल्हन ने पहले वोट डाला, फिर वो अपने ससुराल गई। उनका कहना है कि पहले मतदान, फिर शादी और फिर बाकी काम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई जहां दुल्हा दुल्हन शादी के कपड़ों में वोट डालने पहुंचे थे। फिर आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। शामली, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर मोदी ने सहारनपुर में दंगा मुक्त राज्य के लिए वोट देने को कहा है। खैर, इन रंग बिरंगी खबरों के बीच मतदान पूरा हुआ। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवेद शिको, जिन्हें 25 साल का लंबा अनुभव है। नवेद साहब, स्वागत है आपका क्विंट हिंदी पर। नमस्कार, धन्यवाद। जी, तो आज जो मतदान हुआ है तो कैराना का वोटिंग परसेंटेज में देख रहा था, इस साल जो है वो 65% है। इसके पहले जो था वो इससे भी ज्यादा था। नवेद साहब, तो अभी जी, तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर इस बार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज कम है। तो क्या लगता है फिर किसको फायदा हो सकता है? जी। देखिए वोट तो ठीक पड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं-कहीं पर पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम पड़ा है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो ये एवरेज जो है इसको ठीक समझा जाता है। यानी लोगों की दिलचस्पी थी और लोगों ने खुलकर वोट दिया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये जो लगभग जो वोट प्रतिशत आया है, लोगों का जितना लोगों का अभी तक क्या मतलब टोटल उन्होंने आज जो मतदान किया है वहाँ की जनता ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ठीक-ठाक वोटिंग होती है, तो ये कुछ ना कुछ परिवर्तन का संकेत होता है। ओके, ओके। तो अगर एक मुजफ्फरनगर भी एक इम्पोर्टेंट सीट है इसमें, जहाँ पे 56 हाँ, फीसदी मतदान हुआ और पिछले बार वहां पर ज्यादा 64% मतदान हुआ था, यानी 2017 में, और जब बीजेपी की प्रत्याशी जो थे वो जीते थे। और 2012 हाँ। में 56% था मतदान, यानी कम था, और तब सपा का उम्मीदवार जीता था। तो इस बार 56% है और पिछले बार ज्यादा था। तो क्या लग रहा है इस बार, ये क्या बताता है? हाँ, जी देखिए, पिछले बार तो ऐतिहासिक था और हम्म। पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, जाटों ने और तमाम वहाँ की जनता ने। हम्म। देखिए, एक चीज को मानना पड़ेगा कि वोट जितना पड़ता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता के विरोध में है। यानी पिछली बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे और हिंसा में झोंक दिया गया था, अच्छे खासे वहां के इलाके, उससे नाराजगी थी और अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ वोट पड़ा था और खुल के वोट पड़ा था। और उसी का नतीजा था कि करीब 90-95% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी अखिलेश सरकार के खिलाफ। हम्म। इस बार भी ये जरूर है कि बहुत ज्यादा तो नहीं, पिछली बार की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन कई सीटों पर कई विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा वोट पड़ा है और कुछ ना कुछ परिवर्तन का एक संकेत दिखाई दे रहा है। अच्छा। नोएडा में हमेशा ही होता है कि बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज होता है।
इस बार जो था इस साल 48% मतदान हुआ और पिछली बार जो था 2017 में तब भी 48% था, 2012 में भी 49% ही था। तो ये क्या बताता है? ये देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, ये बात नोएडा की नहीं है। देश प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो हम शहरियों से कहीं ज्यादा बाजी मारते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की नागरिक, और ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि शहर में रहने वाले जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, उसके बावजूद भी वोट कम करते हैं और ग्रामीण इलाकों में वोट हमेशा ज्यादा पड़ता है। मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हो आगरा में जितना वोट पड़ा है, इससे भी कम कई शहरों में वोट पड़ा है। मुझे याद है कि हमारे लखनऊ में जो राजधानी उत्तर प्रदेश थी, वहां पर 28 और 29% तक वोट पड़ा है। हालांकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वोट की चोट से आप सत्ता को सबक सिखा सकते हो, नई सत्ता ला सकते हो, और अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसको रिपीट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है और मुझे लगता है कि शहरियों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने वोट के अधिकार को जाया नहीं जाने दें। तो नोएडा का जहां तक सवाल है, तो नोएडा में मुझे लगता है कि इसी तरीके से लगभग इतना वोट प्रतिशत हमेशा रहा है। अगर पुराने आंकड़ों पे नजर डालिए, और इस वक्त जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सियासी अखाड़ा था वो पश्चिम रहा, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसान नाराज थे और ये किसानों का और जाटों का गढ़ है। और जो आंदोलन हुआ, सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ, लंबे समय तक होता रहा, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी संख्या थी। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन ने दी है, विपक्षी दलों ने दी है, उसमें सबसे बड़ा जो मजबूत गठबंधन है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, उसने जो टक्कर दी, उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जमीन दरकती नजर आ रही है, क्योंकि किसान नाराज, जाट नाराज, और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोकदल, जिसकी एक बहुत बड़ी वहां पर ताकत है, उनका साथ था। टिकैत जी जो कि इतने बड़े आंदोलन के हीरो और नायक कहे जाते हैं, उनका अप्रत्यक्ष रूप से साथ था। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था वहां की 90% 80% जनता ने, तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास था जिससे सरकार बनी थी, योगी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार जाटों ने विश्वास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शायद लगने लगा कि जो हमारी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ, किसान दरबदर आंदोलन करते रहे, उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, दुर्घटनाएं भी हुई, टकराव भी हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में और बीजेपी के विरोध में नजर आ रहा है। लेकिन ये इस बात को हम नहीं भूल सकते कि अभी जो माहौल बीजेपी के खिलाफ हमें इस फेस में दिखाई दिया है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अवध में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर सपा गठबंधन बाजी मारेगा तो अवध में और दूसरे जो क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपर रहेगी। ओके, नहीं उस पर और हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन नवेद जी वैसे तो आमतौर पर देखे पूरा जो मतदान आज रहा वो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आज दिन भर ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे, तो इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मैं अपने श्रोताओं को दो ऐसे लोगों को सुनाना चाहूंगा जिन्होंने आरोप लगाया है कि या तो उनका वोट चोरी हुआ है या पहले से ही वोट डाल दिया गया है। सुनिए ये यूपी के आगरा और बाह के निवासियों को। क्या समस्या आपकी? मेरा वोट नहीं डल रहा सर। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है। हाँ, तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गांव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ, और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं, निशान पेशान तो सब मिट जाते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि नहीं वोट पड़ गया तुम्हारा। कौन है? शायद मोहन, ये बताइए, यहाँ पोलिंग स्टेशन नहीं है, क्या दिक्कत हुई? पहले हमारे गांव में पोलिंग स्टेशन था, इनने जबरदस्ती ठाकुरों ने, रानी पचालिका सिंह ने, मेन चीज ये है रानी पचालिका सिंह, उनने यहाँ से हमारा पोलिंग बूथ इसीलिए उठा के ले गए, हम वोट वहाँ नहीं डालने दे रेखा वालों का किसी का। आज क्या घटना हुई? आज जो पर्ची छुड़ा ली साहब सबकी, वोट नहीं डालने दे रहे किसी को। क्यों ऐसा पर्ची क्यों छिना रहे हैं?
पता नहीं अनुज भदौरिया जी ने सब पर्ची छुड़ा ली, वो फर्जी वोट डाल रहे हैं। हाँ? वो उनका वोट डाल लेते। तो सर, समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल अगर हम देखें तो ईवीएम की शिकायतों से भरा पड़ा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से एक भी शिकायत नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, ये इस तरह की शिकायतें हर चुनाव में होती हैं, लेकिन एक गंभीर आरोप सामने आया है, और ये आरोप चुनाव के दौरान ही नहीं आया। ये शंका और आशंका विपक्षी दलों ने इससे पहले भी व्यक्त की थी कि पोस्टल बैलेट जो है उसमें कुछ हेर फेर हो सकती है। यह आरोप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आरोप विपक्षी खेमे की तरफ से सामने आता रहा। जयंत चौधरी ने भी ये बात कही थी, और ये अखिलेश यादव ने भी कही थी कि पोस्टल बैलेट को लेकर कहीं ना कहीं उनको लगता है, उनको ये शक है, उनका ये आरोप है कि सरकारी तंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरह के वोट पड़वा रही है। और आज भी इस तरह की कई शिकायतें सुबह सामने आई। कई वोटर्स ऐसे सामने आए, कैमरे के सामने आए, जिन्होंने कहा कि वोट जब डालने गए तो उनका पता चला कि बैलेट पोस्टल के जरिए उनका वोट पड़ चुका है। तो ये गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इस पर इसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए, और आगे के जो चुनाव अलग अलग चरणों के हैं उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, अच्छा नवेद साहब, सहारनपुर में पीएम मोदी का प्रचार था आज, और वहां पर उन्होंने दंगा मुक्त राज्य बनाने वालों के लिए, मतलब उन्होंने ऐसे वोट की अपील की, और दंगा और इस चीज को लेकर काफी ये शब्दावली में उनकी रहा आज। तो क्या लगता है इसका कोई असर पड़ सकता है आज के मतदान पर? क्योंकि महज मतलब 60 किलोमीटर दूर ही है कैराना और मुजफ्फरनगर, ये कई सारे जो इलाके हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव जो जीता था तो उनका यही मुद्दा था, और यही मुद्दा उन्होंने फिर एक बार दोहराया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा ने बार बार इस बात को दोहराया है कि पिछली सरकारों में, खासतौर से पिछली अखिलेश यादव की सरकार, जो समाजवादी सरकार थी, उसमें जो दंगे हुए उसको हमेशा बहुत ही दर्दनाक दंगे हुए और बहुत ही तकलीफदेह दंगे हुए। इस में कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार नाकाम रही थी, और वहां के समाज का, वहां की जनता का बड़ा नुकसान हुआ था, जान और माल का हुआ था। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था। पिछले चुनाव में भी उन्होंने प्रदेश की जनता से, पूरी प्रदेश की जनता से यही कहा, ये सहारनपुर और ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां इस तरह के वाकया गुजरे थे उसको दोहराया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए है, अगर आपको दंगा मुक्त सरकार चाहिए है, तो आप भाजपा पर विश्वास करिए। और पिछली बार जो दंगों से करा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसने पूरे तरीके से अपनी सरकार को नकार किया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था। उसके बाद में इस बार फिर जब इस योगी सरकार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से किसानों की नाराजगी रही, उस दौरान भी कुछ झड़पें हुई, कुछ टकराव हुए, उसमें कुछ किसानों की मौतें भी हुई। लेकिन उन बातों को ढकने के लिए इस बार फिर भाजपा ने इस बात को, अखिलेश यादव के दंगों को, अखिलेश यादव की सरकार के दंगों को दोहराया है, और याद दिलाने की कोशिश की है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास यहाँ की जनता ने नहीं किया, तो एक बार फिर अगर समाजवादी पार्टी या कोई दूसरे दल की सरकार आती है तो जो सुरक्षा योगी सरकार में मिली है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये बार बार इस बात को दोहराया गया है, और भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है, सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हथियार भाजपा के पास यही है कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हुए थे। ओके, तो आपने अवध के बारे में तो शुरुआत में बताया था कि वहां पर बीजेपी का जो स्थिति है वो काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी आज जो पूरा मतदान हुआ उसका कोई असर अगले चरण पर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, आमतौर से तो यही कहा जाता है कि पहले चरण में जो माहौल होता है, जो रुख होता है, वही हवा चलती है, और वो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन मैं आज जो चुनाव हुआ है, आज मैं इस मिसाल और इस कहावत और इस ट्रेंड को नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अगर भाजपा का नुकसान हुआ है तो उसका बहुत बड़ा कारण रहा है। भाजपा ने बहुत कुछ विश्वास खोया है किसान आंदोलन को लेकर,
और उसके बाद सरकार दो लोकप्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास में। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नेता है पूरे देश के, लेकिन योगी जी ने भी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में कम नहीं है। इन दोनों बड़े नेताओं से नाराजगी नजर आई, क्योंकि किसान आंदोलन जहां तक शुरू हुआ था तो कृषक कानून जो कृषि कानून थे उससे शुरू हुआ था, उसका वास्ता केंद्र सरकार से था। उसके बाद में जो कई छोटी मोटी मांगे किसानों की थी और जो टकराव हुआ उसमें योगी सरकार की पुलिस भी सामने आई। तो ये नाराजगी इतनी बड़ी नाराजगी रही, और उसके बाद जिस तरीके से टिकैत की ताकत, जयंत चौधरी जिनका खानदानी वहां पर वर्चस्व है, उनका बहुत अच्छी रणनीति के साथ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बना के लड़ना, ये सारी चीजें सामने जो थी, उसकी वजह से भाजपा का इस चरण में नुकसान शायद हो जाए, ये संकेत, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आगे की जो लड़ाई है उसमें मुझे लगता है कि जो पूर्वांचल है वहां को भी मैं मान के चल रहा हूं कि पूर्वांचल में भी अच्छी तैयारी है गठबंधन की, क्योंकि वहां पर राजभर का अपना वर्चस्व है, वहां जातीय समीकरण जो है उनका अपना कहीं ना कहीं गुणा भाग उन्होंने अच्छा बना के रखा है। लेकिन उसके बाद जो अवध आता है जिसमें बहुत ज्यादा भाजपा का असर है, उसे जो है वो भेद पाना मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन भाजपा के उसको भेद पाएगा, उस गढ़ को। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवेद शिकोह साहब आपका क्विंट हिंदी से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। इस इलाके में क्या मूड था वो अब ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन क्विंट के कई रिपोर्टर्स ने इस इलाके में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इनमें से एक शादाब मोइजी मेरे साथ है। शादाब, मैं जानना चाहूंगा कि आप आज किन इलाकों में गए, वहां लोगों के मन में कौन से चुनावी मुद्दे रहे और आपको लोगों के मूड का क्या अंदाजा लगा है? प्रतीक, हम जो है हमारी चुनावी जो यात्रा थी वो नोएडा से हमने शुरुआत किया था। नोएडा है, मेरठ गए और फिर उसके बाद आपको जो वेस्टर्न यूपी का मुजफ्फरनगर है वहाँ गए। तो इन तमाम सीटों पे कैराना की तरफ गए हम। तो यहाँ जो इन सीटों पर मैंने बहुत हद तक ये देखा है कि लोग रोज़गार को लेकर एक सवाल कर रहे थे बार बार कि सरकार ने रोज़गार नहीं दिया है। कोरोना को लेकर जो बार बार विपक्ष एक बात उठा रहा था, और कोरोना के दौरान हम सबों ने देखा है कि किस तरह से जो लचर अस्पताल था, हालात ख़राब थे, लोगों की मौतें हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे। तो विपक्ष शायद उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा था, या सरकार जो सत्ता पक्ष है वो बीजेपी जो है वो लगातार अपना जो प्रचार है वो लोगों तक फैला पाई कि हम बेहतर कर रहे थे, तो वो चर्चा नहीं थी। हाँ, रोज़गार को लेकर एक चर्चा थी, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है, कि हम लोगों ने छोटे इंडस्ट्री को फोकस करके स्टोरीज़ की हैं, महिलाओं को लेकर स्टोरीज़ की हैं। तो उसमें हमें ये समझ में आई कि छोटे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कमियाँ हैं, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, इकोनॉमी जो आपको है उसकी वजह से, महंगाई की वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बार बार देखने को मिली है कि वो जो पोलराइजेशन होता है उसकी एक कोशिश हुई है इस चुनाव में, वो लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के चुनाव साथ मिलकर लड़ने से वो पोलराइजेशन कम हुआ है, क्योंकि किसान, ये सारी चीज़ें थी, आपने पूरा पोलराइज कर दिया था चुनाव को या कर रहे थे आप इतने दिनों से। लेकिन उस दौरान ये जो किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन के बाद से जो पोलराइजेशन है वो नहीं हो पा रहा, वो ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी, मतलब आप कह लें कि जाट वोटर और समाजवादी पार्टी का जो वोटर है और मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक समाज है, वो सब एक साथ आ रहा है। ये एक चीज़ें दिखी हैं जिसकी वजह से पोलराइज नहीं कहेंगे, तो वो हमें एक चीज़ समझ में आई कि पोलराइजेशन नहीं दिख रहा, उस तरह का पोलराइजेशन नहीं दिखा है जिस तरह का एकदम खुल के पहले दिखता था, वो नहीं दिखा है। दूसरा, रोज़गार की बात हो रही है, सुरक्षा की जो है, महिलाओं से हमने बात की, तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा आज भी उत्तर प्रदेश में है, तो क्योंकि हाथरस जैसे केस हुए हैं, तो इन चीज़ों को लेकर महिलाओं के मन में भी सवाल थे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत वेस्टर्न यूपी के चुनाव में खास करके बहुत अहम रोल अदा करेंगी। शुक्रिया शादाब। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी त्योहार शुरू हो चुका है। उम्मीद है आज आपने भी वोट किया है और आने वाले फेज में जो वोट करने वाले हैं वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो भी पूरे विवेक के साथ। तो सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ। नमस्कार।